नमस्कार दोस्तों। 8 जुलाई आज की तारीख, दिन बृहस्पतिवार। इकोनॉमी का एक टॉपिक हम करने जा रहे हैं। भारतीय कर ढांचा, भारतीय कर प्रणाली, इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। बढ़िया प्रश्न है, ट्रेडिशनल प्रश्न इस पे हो जाएंगे। इकोनॉमी में 5-7 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, मैक्सिमम 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें से आधे से ज्यादा करंट से रिलेटेड होते हैं और आधे कंसेप्ट पे होते हैं। तो बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने प्रीलिम्स के लिए नहीं जरूरी है, मेंस के लिए आपको जो पढ़ना है वो पढ़िए। और इस समय प्रीलिम्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो प्रीलिम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। और इस ऐसे 5-7 कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं जिनको हम देख लेंगे तो आपके आसानी से प्रश्न हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल आसानी से प्रश्न हो जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर का सुझाव किस समिति ने दिया था? है ना? गुड्स एंड सर्विस टैक्स का सुझाव किस समिति ने दिया था? ये प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। उत्तर दीजिए और फिर हमारे उत्तर से मिलान करिए। और इसका सही उत्तर है ए, विजय केलकर समिति। जो विजय केलकर समिति है, इसने ये जीएसटी का सुझाव दिया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। और ये 2002 में गठित की गई थी समिति, ये कोई नई समिति नहीं थी, 2002 में गठित समिति थी। और इसने वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा निर्धारित किया जा मतलब ये कर जो निर्धारित किया जाता है, ये वस्तु एवं सेवा कर परिषद है उसके द्वारा किया जाता है। ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल है, जो कि फिनांस जो मिनिस्टर है उनके द्वारा ये मतलब उसके हेड वही होते हैं, हेडेड बाय फिनांस मिनिस्टर। अगला जो प्रश्न है, राज्य के भीतर होने वाले लेन देन पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए कर को क्या कहते हैं? जो राज्य के भीतर लेन देन होता है उस पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है उस कर को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? जीएसटी दो तरीके की होती है, एक स्टेट जीएसटी और एक सेंट्रल जीएसटी। तो ये सेंट्रल जीएसटी होता है, यही अब चल ही रहा है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेंट्रल जीएसटी ये होता है। और सेंट्रल जीएसटी केंद्र सरकार के खाते में जमा होता है। राज्यों द्वारा लगाए गए करों को राज्य वस्तु एवं सेवा कर यानी एस जीएसटी कहा जाता है। और एस जीएसटी कर को राज्य सरकार के खाते में जमा किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट जो लेगी वो स्टेट गवर्नमेंट के खाते में, जो केंद्र सरकार लेगी वो केंद्र सरकार के खाते में चले जाएगा। इसी प्रकार केंद्र द्वारा प्रत्येक अंतर राज्य वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर एकीकृत जीएसटी लगाने और प्रशासित करने की भी व्यवस्था है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स किस प्रकार का कर है? और भी पीछे के कर भी हम देखेंगे, लेकिन इस के साथ में ही मतलब जो लेटेस्ट है उसको भी देख लें पहले, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जीएसटी जो है किस प्रकार का कर है? डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, आनुपातिक है यानी कि प्रोपोर्शनल है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसको जो बोलते हैं वो अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, हर एक एग्जाम के लिए प्रैक्टिस जरूरी होती है। खिलाड़ी देखो कितनी प्रैक्टिस करते हैं, सेकंड्स, पॉइंट सेकंड्स में, सेकंड का भी मतलब नैनो सेकंड तक के रिकॉर्ड वो लोग बनाते हैं, उसी में रिकॉर्ड ब्रेक होते हैं। नैनो पे ऐसे होता नहीं है, लेकिन मेहनत तो वो ऐसे ही करते हैं ना, पॉइंट में ऐसे 15.5 सेकंड का रिकॉर्ड बनाया। तो यहाँ पर मतलब है कि आप प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आप परिपक्व हो जाएंगे। तो जो जीएसटी है ये अप्रत्यक्ष कर होता है। 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया और 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया। डेट भी इंपॉर्टेंट है ना? समानता लाने के लिए कराधान में जो टैक्सेशन सिस्टम है हमारे यहाँ का, टैक्सेशन में इक्वलिटी आ जाए, है ना? और ये इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा कर है जो आय या मुनाफे के बजाय वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है ना? आय या मुनाफे पे नहीं, वस्तु या सेवा पर लगाया जाता है, इसलिए जीएसटी कहते हैं इसको, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सफलता में जो लोग हैं उनको कई लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि सारी क्लासेस, जब मैंने जो बोल दिया है उतनी क्लासेस चलेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं। 3-3 सब्जेक्ट एक साथ चल रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि 3-3 क्लासेस आपको मिल रही है रोज, आप कवर करते चलिए बस। नोट्स जो पेंडिंग है वो मिल जाएंगे, उनको मैं अपडेट करा के दे दूंगा, तुरंत मिल जाएंगे, कल परसों तक वो सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। विश्व में नोट्स थोड़ा लेट से देने का मेरा क्या ये होता है कि आप लोग थोड़ा सा तो हाथ पाँव चला ले, मुझे क्या, मैं पहले भी दे सकता हूँ, लेकिन मुझसे जुड़े हैं तो एक सिस्टमैटिक तरीके से आप तैयारी करें। अगला जो प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट है, विश्व में वैट सबसे पहले जर्मनी में लगाया गया। और वैट प्रणाली भी टैक्स की थी ना जीएसटी के पहले ही। वैट प्रणाली वस्तुतः बिक्री कर से संबंधित है। दूसरा तो बिल्कुल सही है, वैट जो है ये सेल टैक्स से रिलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेकिन ये जर्मनी नहीं, ये फ्रांस में सबसे पहले लगाया गया था, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी, है ना? तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है और पहला इसमें गलत हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा।
जर्मनी में सबसे पहले नहीं, फ्रांस में सबसे पहले लगाया गया था। 2003 में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट FRBM में 2003 में लाया गया था। ये सन भी आपसे पूछा जाता है। विजय केलकर की अध्यक्षता में केलकर समिति का गठन किया गया था, तो उसी इसके अनुपालन के लिए, तो उसी के आधार पर ये शुरू किया गया था 2003 में। अब तो ये आउटडेटेड है, लेकिन पूछा जा सकता है कभी भी, क्योंकि एक इतिहास है उसका। अगला जो प्रश्न है, वैट वह कर है जो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में जोड़ा जाता है। कुछ चीजों पर अभी भी वैट है, इसलिए ये ऐसा कहा जा रहा है। तो पहला बिल्कुल सही है ना, जो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में जोड़ा जाता था। वैट कई स्तरों पर मूल्यों के अनुसार लगता है, ये भी सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है इसमें व्याख्या में भी यही दिया हुआ है, ठीक है। और वैट प्रणाली को 4 वर्गों में हम विभक्त कर सकते हैं। एक है कि उत्पादन के रूप में वैट, उपभोग के रूप में वैट, आय के रूप में वैट और मजदूरी के रूप में वैट। इस तरीके से इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। वह कर जो आयात तथा निर्यात की वस्तुओं पर लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऐसा टैक्स जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे लगाया जाता है, लेविड ऑन गुड्स ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, उस पर लगाया जाता है, तो इस कर को क्या कहा जाता है? तो इसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कस्टम ड्यूटी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, कस्टम ड्यूटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शराब, तंबाकू आदि के उत्पादन, बिक्री पर, उपभोग पर लगाया गया कर क्या कहलाता है? तो इसके बिक्री और उपभोग पर लगाया गया जो कर है उसको आबकारी कर कहते हैं, एक्साइज टैक्स कहते हैं। जो शराब, तंबाकू और इसके उस पर लगता है, एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है ना लोअर सबॉर्डिनेट में, तो वही ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। और इसके बिक्री और उपभोग दोनों पर लगता है। जो लोग इसको तंबाकू का, धूम्रपान का सेवन करते हैं, तो उनको ये क्या करना पड़ता है? देना पड़ता है। एक वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति या कंपनी की आय पर लगने वाला कर क्या कहलाता है? तो एक व्यक्ति या कंपनी दोनों पर लग सकता है, एक तो ये ध्यान रखिएगा, एक फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत लगेगा, तो इसको कहते हैं आयकर, इनकम टैक्स कहते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ये इनकम टैक्स होता है। और इनकम टैक्स जो होता है ये ध्यान रखिएगा, ये प्रत्यक्ष कर होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है। व्यक्ति या कंपनियों पर लगाया जाने वाला कर है जो उनकी आय या संपत्ति पर लगाया जाता है, और इसका भार उस व्यक्ति को सहना पड़ता है ना, जिस पे लगाया जाता है उसी को सहना पड़ रहा है। डायरेक्ट टैक्स की परिभाषा भी तो यही होती है। डायरेक्ट टैक्स क्या होती है? तो मतलब ये बर्डन हैज टू बियर ऑन दैट पर्सन, जिस पर ये लगाया जा रहा है, यही इसका की पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट टैक्स का मतलब यही होता है कि वो वही सहे जिस पर लगाया जा रहा है, वही देता है डायरेक्टली, यही इसकी परिभाषा होती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा चेलैया समिति किससे संबंधित थी? तो राजा चेलैया समिति, उत्तर दीजिए, केंद्र, राज्य, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। तो यहाँ पे करों की बात ही हो रही है, तो आप जान जाएंगे बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो टैक्सेस हैं उनसे संबंधित थी राजा चेलैया समिति। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की संरचना का अध्ययन करने के लिए 1991 में ये समिति गठित की गई थी, और उसके अध्यक्ष थे राजा जे चिलैया। अगला जो प्रश्न है, राज्य सरकारों के अप्रत्यक्ष कर में शामिल क्या होता है? राज्य उत्पादन कर यानी कि स्टेट एक्साइज ड्यूटी, इंटरटेनमेंट टैक्स यानी मनोरंजन कर, विद्युत कर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी टैक्स। ये तीनों के तीनों इसमें शामिल होते हैं अप्रत्यक्ष कर। ये तीनों क्या है? अप्रत्यक्ष कर है ना, जिसपे लगाया जाता है वही नहीं इसको भरता है। समझ में आ रही है बात? तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, अप्रत्यक्ष कर ये होते हैं। अगला जो प्रश्न है, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज, ये क्या है? केंद्रीय शुल्क और सीमा उत्पाद शुल्क क्या है? केंद्र सरकार के ये प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है? सबसे पहले तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो सीमा शुल्क है, तो सीमा शुल्क जो लगेगा एक देश से दूसरी देश की सीमा, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाएगा, स्टेट का नहीं होगा। आप ये मत सोचिएगा कि बॉर्डर पे कोई स्टेट है तो वही निपट लेगा, ऐसा नहीं। सोवेरेनिटी कोई चीज है ना, हमारा जो भारत है वो संप्रभुता उसकी। पॉलिटी में बाकी पॉलिटी वाले सर इसको डिस्कस करेंगे। तो सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ये जो चीजें हैं ये केंद्र सरकार का मामला है, और ये कैसे कर है? तो ये डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट है ना, ये इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। और जैसे इसमें या ये केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर जो होते हैं उसमें ये महत्वपूर्ण मद है, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। राज्य सरकार के जो प्रत्यक्ष कर है उसमें क्या है? भू राजस्व है, कृषि है, आयकर है ना, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। पैसा कर है, ऑक्यूपेशन पे जो टैक्स करते हैं, तो ये डायरेक्ट है और वो इनडायरेक्ट है केंद्र सरकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों में डायरेक्ट डायरेक्ट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है? बताइए, जो प्रत्यक्ष कर यहाँ पर हो, आपको जहाँ पे लगे कि जिस पे लगाया जा रहा है वही उसको बियर कर रहा है, तो आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, ये तीनों ऑल ऑफ द अबव क्या है? ये केंद्र सरकार के कर है और प्रत्यक्ष कर है, दोनों चीजें याद रखिएगा। तीनों के तीनों ये केंद्र सरकार के कर हैं और प्रत्यक्ष कर भी है। आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर, संपदा शुल्क। जैसे किसी ने आपको कोई गिफ्ट दिया, जैसे एक वेंटले कार एक बार किसी ने गिफ्ट किया था अमिताभ बच्चन जी को। अब अमिताभ बच्चन जी को जब वो मिली तो इंडियन गवर्नमेंट उस पर टैक्स लेगी, ठीक है ना? तो उपहार भले मिला है लेकिन टैक्स देके आपको उसको छुड़ाना पड़ेगा अगर वो विदेश से आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। प्रगतिशील कर में व्यक्ति की आय में परिवर्तन के साथ परिवर्तन नहीं होता है। तो आय में परिवर्तन होगा तो उसके साथ प्रगतिशील जो कर होता है, जो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, तो उसमें कह रहे हैं कि वो वैरी नहीं करता है, वो चेंज नहीं होता है। क्या ये सही है? भारत में प्रगतिशील कराधान को ही अपनाया गया है, तो दूसरा तो सही है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम भारत में अडॉप्ट किया गया है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन परिभाषा आप देखेंगे, प्रगतिशील का मतलब यही है कि जैसे उसमें आय में परिवर्तन होगा तो परिवर्तन होगा, इसमें चेंजेस होंगे। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना? प्रगतिशील कराधान वही होता है कि आय में परिवर्तन के साथ इसमें परिवर्तन हो। अगर इसमें चेंज हो रहा है, आय में, पर्सन की इनकम में चेंज हो रहा है, तो चार्जेस में भी चेंजेस हो जाएगा। जितनी उच्च होगी उतना हाई रेट होगा। आप देखिए, पहले इतने लाख रुपए, 2-2.5 लाख रुपए तक छूट, फिर उसके बाद में 5 लाख रुपए तक 10%, उससे ऊपर 20%, फिर 10 से 20 में 30%, ऐसे बढ़ता चला जाता है ना। तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स है, इसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो टैक्स जो स्लैब्स है ना उसके बारे में बात करें। अनुपातिक कर में कर की मात्रा असमान रहती है। अनुपातिक जो कर होता है, प्रोफेशनल जो कर होता है, टैक्स होता है, वो मतलब इसमें कह रहे हैं कि कर की मात्रा असमान रहती है। तो असमान क्यों रहेगी? पहला तो गलत हो गया। दूसरा बताइए, सभी आयों पर अलग अलग दर से कर लगाया जाता है। सभी आयों पर अलग अलग दर से कर लगाया जाता है। जो अनुपातिक कर होगा तो सभी आयों पर अलग अलग दर से नहीं लगाया जाएगा, एक दर से लगाया जाएगा। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो दिए हैं वो गलत दिए हैं। अनुपातिक कराधान का मतलब होता है, प्रोफेशनल जो टैक्सेशन है, वो अनुपातिक कर में कर की मात्रा समान रहती है, समान मात्रा रहती है। अनुपातिक अनुपात में लिया जाता है, इतने परसेंट है तो निश्चित है। और सभी आयों पर एक दर से ही कर लगाया जाता है, और इसका करदाता की आय से कोई संबंध नहीं होता है ना? तो ये ऐसे। अगला जो प्रश्न है, बिक्री कर किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है या अनुपातिक कर है? तो बिक्री कर जो होता है, बिक्री कर, सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स जो होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स होता है, परोक्ष कर होता है ना? परोक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब, प्रत्यक्ष का मतलब क्या? अपरोक्ष। और परोक्ष का मतलब अप्रत्यक्ष। ये दोनों समझते हैं ना? परोक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर होता है। परोक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर कहा जाए तो एक ही बात है। और ये पूर्णतः आंशिक रूप से दूसरे व्यक्ति द्वारा लिया जाता है ना? तो जिस पे लगाया है उसी से नहीं लिया जा रहा, दूसरे से वसूल। जैसे बिक्री कर, सीमा शुल्क, ये सब क्या है? परोक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। क्योंकि इनका भार व्यापारी से उपभोक्ता को स्थानांतरित हो जाता है। व्यापारी जो देगा, लेकिन उपभोक्ता से फिर वो ले लेगा। अगर वो बढ़ेगा तो वो अपना माल ज्यादा दाम में बेच के उसको ले लेगा, है ना? उसी हिसाब से वो बढ़ा देगा। कहते नहीं कि अरे वो भाड़ा बढ़ गया इस बार टैक्स बढ़ गए, तो टी शर्ट की दाम 10 रुपये बढ़ा देगा, 20 रुपये बढ़ा देगा, और उसी उसी पे तो वो कमाई भी कर लेता है कई बार। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? डायरेक्ट टैक्स कौन सा है इनमें से? ये आपको बताना है। आय कर, बिक्री कर, सीमा शुल्क, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आय कर है, इनकम टैक्स है, वो डायरेक्ट टैक्स है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आय कर डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, प्रत्यक्ष कर है। अगला जो प्रश्न है, कर लोगों द्वारा किया जाने वाला स्वैच्छिक भुगतान है। स्वैच्छिक भुगतान है, खुद लोग करते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। वॉलेंट्री तो ये नहीं होता है, ये कंपलसरी होता है, स्वैच्छिक नहीं होता है। आप कमाएंगे, आपकी जो सैलरी आएगी तो उसमें से टैक्स देना होगा आपको। आप कमाई करेंगे, बिजनेस करेंगे तो टैक्स देना होगा। यदि कोई व्यक्ति कर का भुगतान नहीं करता तो उसे कानून द्वारा दंडित किया जा सकता है। जब दंड मिल रहा है यानी स्वैच्छिक नहीं है। स्वैच्छिक होता तो दंड काहे मिलता? दोनों स्टेटमेंट पढ़िए तो ऐसे समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है? कंपलसरी है। कंपलसरी है इसीलिए दंड मिलता है ना देने पे। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है? ये कंपलसरी है, अनिवार्य भुगतान है। आय, संपत्ति, किसी वस्तु की खरीद के समय कर लगाया जाता है, तो ये आयकर होता है, इनकम टैक्स। और ये जो कर है ये सरकार की आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। आधुनिक सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो जो टैक्सेशन है ये सबसे महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते ही, डीजल पेट्रोल दाम बढ़ते चले जा रहे हैं
और टैक्स भी बढ़ता चला जा रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, टैक्सेशन सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है, अनिवार्य होता है, स्वैच्छिक नहीं होता है। किसी राज्य द्वारा व्यक्तियों या विविध संस्थाओं से जो अधिभार या धन लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? अब देखिए हम उल्टा, हम सरल प्रश्नों की तरफ आ गए, तो उसको टैक्स कहते हैं, कर या कहते हैं या टैक्स कहते हैं, है ना। राज्य द्वारा, यहाँ पे राज्य का मतलब केंद्र और राज्य सरकार दोनों की बात है। विविध संस्थाओं से जो अधिभार या धन लिया जाता है उसे टैक्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो है प्रायः जो है ये धन के रूप में लगाया जाता है, किंतु ये धन के तुल्य श्रम के रूप में भी लगाया जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इसमें एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, भारत में कराधान की शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच में स्पष्ट रूप से विभाजित है। अगर ये कहा जाए, सही बात है, क्या स्पष्ट विभाजन है? मतलब बिल्कुल डिवाइडेड है, सेंटर और स्टेट के बीच में क्लियरली डिवाइडेड है, बिल्कुल अस्पष्ट विभाजन है, सही बात है। निश्चित है कि कौन सा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट, कोई इसमें दो राय नहीं। कराधान की दृष्टि से राज्य सरकार के पास अपेक्षाकृत कम अधिकार है, ये भी बात सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो टैक्सेशन के राइट्स हैं वो ज्यादा है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक एपिसोड और हम भविष्य में कर लेंगे और इसमें कुछ करंट के जो इंपॉर्टेंट इश्यू होंगे और उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। अभी तो आंकड़ों को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बिल्कुल जो पेपर नजदीक आएगा तब, ठीक है, अगर डेली 30 चलता रहा तो। बाकी इसको चलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब चल रहा है, अब मैं क्या करूँ। अगला जो प्रश्न है, अब वो करंट अफेयर से प्रश्न है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। सफेद झंडा अभियान का संबंध किस देश से है? व्हाइट फ्लैग कैंपेन जो चल रहा है ये किस देश से संबंधित है, ये आपको बताना है। और इसका संबंध कहाँ से है? सफेद झंडा अभियान जो है ये निम्न आय वाले कुछ परिवारों द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है और इसका संबंध है मलेशिया से। कहाँ से? सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, मलेशिया से इसका संबंध है। मलेशिया में जो ये अभियान है, ये जो अभियान है वो कम आय वाले, निम्न आय वाले तथा कथित लोग जो है वो सफेद झंडा अभियान चला रहे हैं, मूवमेंट चला रहे हैं। आर्थिक तंगी उनको हुई है कोविड-19 के कारण, तो वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट उनकी बात सुने, लोग जाने कि उनको क्या क्या समस्या हो रही है, खाने को उनके पास नहीं है। तो सफेद झंडा लहराने, अपने घरों के बाहर सफेद झंडा लगाने का कार्यक्रम इसमें किया जाता है और सफेद झंडे को देखकर उनके पड़ोसी और भले आदमी उन तक सहायता पहुंचा देते हैं, जिससे कि उनको पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ ये हमको मतलब आवश्यकता है इनको, तो हमको मदद करनी चाहिए, तो दूसरे लोग इसमें इनकी मदद कर देते हैं। हैशटैग करके ये इनका जो कुछ टर्म होगा, बेंडर पुटी करके, ये हैशटैग बेंडर पुटी चला रहे हैं। अगला जो प्रश्न है, 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए प्रसिद्ध नेता जिनका हाल ही में निधन हुआ, पूछा जा सकता है कि ये कहाँ के नेता थे या क्या थे, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। तो ये थे वीरभद्र सिंह। वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और ये अभी 87 साल के थे, नहीं रहे। और यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि ये इनकी पार्टी क्या थी, ये जरा बताइएगा, इनकी पार्टी क्या थी। यहाँ पे नहीं दी हुई है तब भी बताइएगा। शिमला में इनका जन्म हुआ था, शिमला अच्छी जगह है, तो बताइएगा इनकी पार्टी क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, सिलंबम क्या है? व्हाट इज सिलंबम? तो सिलंबम जो है वो क्या है? तो सिलंबम के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सिंगापुर में प्रवासी श्रमिकों में सरकार द्वारा एक प्रतियोगिता में गणेशन संद्रिकाकाशन नाम के एक व्यक्ति ने सिलंबम के प्रदर्शन में अभी पुरस्कार प्राप्त किया है, इस कारण से ये पूछा जा रहा है। उनका नाम क्या है? गणेशन संदिराकाशन। तो संदिराकाशन ने ये पुरस्कार प्राप्त किया है। हथियार आधारित मार्शल आर्ट है, मार्शल आर्ट है लेकिन हथियार का प्रयोग भी इसमें किया जाता है। और इसकी उत्पत्ति तमिलकम में हुई, जो वर्तमान में भारत का तमिलनाडु क्षेत्र है, वहीं पर इसकी उत्पत्ति हुई, इस कारण से इम्पोर्टेंट है और विश्व के पुराने मार्शल आर्ट में से एक है। सिलम का अर्थ होता है पहाड़ और बम का अर्थ होता है बांस, यानी मार्शल आर्ट के रूप में, मुख्य हथियार के रूप में बांस और पत्थर पहाड़ का उपयोग किया जाता है, इस कारण से इसको सिलमकम कहा जाता है। भारत की पहली फास्टैग या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आधारित पार्किंग सुविधा किसके द्वारा शुरू की गई है? पार्किंग सुविधा है और इसमें फास्टैग और यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम यूपीआई का इस्तेमाल किया गया है। तो ये करने वाला है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत सीरियसली से याद कर लीजिएगा। दिल्ली जो मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, डीएमसी, उसने ऐसा किया है, डीएमआरसी। और वास्तव में वो इंटरनेशनल लेवल पर संचालित होने वाली अच्छी मेट्रो, इतना ज़्यादा वहाँ पे, अब राजीव चौक वगैरह स्टेशन पे आप चले जाइए तो आप देखिए वहाँ पे क्या
भीड़ होती है, कितनी भीड़ होती है, और सब संभाल के चलता रहता है। दिल्ली की तो जान है। हाल ही में किस देश ने सहकारिता मंत्रालय बनाने की घोषणा की है? कौन सा देश है जो ऐसा किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, सहकारिता मंत्रालय, तो ये है भारत। अभी मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, मंत्रियों की लिस्ट मैंने टेलीग्राम पे शेयर की थी, जो नए हैं एक बार सस्ती निगाह से उनको देख लीजिएगा। और ऐसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन एक मंत्रालय ये गठित हुआ है, तो भारत के महान प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने इसको नया एक विभाग बना दिया है। किसी को मंत्री बनाना रहा होगा, जैसा भी है, तो ये विभाग जो बना है ये सहकारिता है, ठीक है। और अब कुल मंत्रालयों की संख्या कितनी हो गई? तो 41 मंत्रालय हो गए। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इसका अलग से एक एडमिनिस्ट्रेशन पूरा ढांचा सिस्टम डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आज से महासंग्राम यूपीपी से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है। नए क्वेश्चन भी आपको उसमें दिए जा रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जितना ज्यादा जो प्रैक्टिस करेगा उसका स्कोर निश्चित रूप से उतना ही बढ़ेगा। और लोगों को भी आप बता सकते हैं, आप हमारी हेल्प करने के उद्देश्य से। और आप अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प कर सकते हैं, अगर उसको पास होना देखना चाहते हैं तो उसकी उसके लिए टेस्ट सीरीज बेनिफिशियल हो सकती है, काफी बेनिफिशियल हो सकती है। हाल ही में मछुआरों के लिए मत्स्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया है। तो मत्स्य सेतु नाम है, मछुआरों के लिए है, कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा यहाँ पर है, भारत दुनिया में सबसे बड़ा मछली का उत्पादक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। मत्स्य उत्पादन में सबसे जो प्रथम स्थान है, प्रथम फर्स्ट पोजीशन पे है, वो चाइना है। चाइना इसमें प्रथम स्थान पर है, तो ये भारत नहीं है प्रथम स्थान पे, चाइना है इसमें। और मछली का दूसरा प्रमुख उत्पादक भारत है, ठीक है। और चौथा बड़ा निर्यातक है। यहाँ पे तो खपत भी खूब ज्यादा हो जाती है, लेकिन चीन नंबर 1 है। दूसरे स्थान पर ये आता है उत्पादन में, लेकिन निर्यात करने की बारी आती है तो चौथा, क्योंकि यहीं के लोग खा जाते हैं अधिकतर। हाल ही में न्याय विभाग ने टेली लॉ कार्यक्रम में 9 लाख लाभार्थियों का आंकड़ा पार कर लिया है। न्याय विभाग का जो टेली लॉ कार्यक्रम है, और टेली लॉ कार्यक्रम को 2017 में लॉन्च किया गया था। तो 2017 में टेली लॉ कार्यक्रम लॉन्च हुआ था, बिल्कुल सही है। और इसमें उन वंचितों और जरूरतमंदों को जोड़ने का काम किया जाता है इससे, जिनको न्याय की जरूरत होगी, है ना, कुछ ऐसा ही तो होगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें मतलब ऐसे जोड़ता है जो कॉमन सर्विस सेंटरों में उपलब्ध ई इंटरफेस प्लेटफॉर्म की मदद से पैनल वकीलों से कानूनी सलाह ले रहे हैं, है ना, तो उनको जोड़ दिया जाता है, उनसे सलाह ले सकते हैं। 633 जिलों में चलाया जा रहा है कार्यक्रम वर्तमान में। 50,000 सामान्य सेवा केंद्रों के नेटवर्क द्वारा 34 राज्यों के शासित प्रदेशों में 115 आकांक्षी जिले भी इसमें शामिल है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाकी ये कानून और न्याय मंत्रालय, साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दोनों के समन्वय से ये चल रहा है, क्योंकि हेल्प करने के 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। हाल ही में सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने एक नीति तैयार की है? बहुत सारे बच्चे हैं जो बेघर हैं, दिन भर काम करते हैं, भीख मांगते हैं, इधर उधर रहते हैं, और उसके बाद में फिर रात में सड़क पे ही सो जाते हैं। किसी तरीके से अपने अपना बचाव करते हैं, बारिश धूप सब कुछ सहते रहते हैं। तो दिल्ली सरकार का ध्यान इधर गया है, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, तो स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए कल्याण के लिए एक नीति उन्होंने तैयार की है। और दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग को उन्होंने कहा कि इसके लिए एक प्लान करें। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई का बड़ा असर होता है, और अच्छा काम है ना। काम तो अच्छा केजरीवाल जी करते ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बाकी इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सड़कों से रेस्क्यू किए गए बच्चों को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवी के रूप में प्रशिक्षण देने पर भी विचार इसमें किया जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये मेंस के लिए, फोर्थ पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप इथिक्स का पेपर लिखते हैं तो वहां पर इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, पिछले 5 वर्षों में भारत के विश्व बाजार पूंजीकरण की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो पिछले 5 वर्षों में जो ये वृद्धि दर रही है अनुमानित, ये 14.7% रही है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 14.7%। पिछले 5 वर्षों में बाजार पूंजीकरण की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर की बात जो हो रही है, ये है 14.7%। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समिति बनाने का मूल अधिकार अंतः स्थापित किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये प्रश्न यहाँ कहाँ से आ गया? ये 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में पास हुआ था, जिसके तहत सहकारी समिति बनाने का मूल अधिकार अंतः स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 19 में भारत के सभी नागरिकों को संगम या संघ बनाने के साथ साथ सहकारी समिति बनाने का मूल अधिकार अंतः स्थापित इसी में किया गया है। और अनुच्छेद 43 खा जो है
उसके तहत राज्य सहकारी समिति के ऐच्छिक गठन, है ना, साथ में उसके लिए लोकतांत्रिक नियंत्रण, स्वायत्त कार्रवाई और व्यवसायिक प्रबंधन में वृद्धि हेतु राज्य सरकार के लिए डीपीएसपी निर्धारित किए गए हैं। तो ये बस ऐसे सिंपल सा प्रश्न है, कहीं चर्चा में रहा होगा तो आया, तो ऐसे आ गया हो, कोई बात नहीं। तो इसको ध्यान रखिएगा कि जो ये सहकारी समितियों की बात हो रही है, 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 की बात है ये। कैसा लगा आपको डेली 13? बिल्कुल ना बताएं हमको, पढ़ें, आराम से पढ़ाई करें खूब अच्छे से जब तक ये चल रहा है, और प्रैक्टिस जरूर करें। संडे को आपको आपका टेस्ट होगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि टेस्ट में मैं इतना कठिन पेपर बनाऊं कि आप लोग मुश्किल से उसमें कर पाए, लेकिन तैयारी अच्छे से करिए। ऐसा कुछ नहीं मैं करूंगा, मैं नॉर्मल क्वेश्चन दूंगा, लेकिन आप लोग तैयारी अच्छे से करें, और जो लोग फेयर टेस्ट दे रहे हैं उनको लाभ मिलेगा। थैंक यू सो मच।